Hello everyone, I am Shreya, welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our topic that is hydrocarbon. प्यारे बच्चे, hydrocarbon is the chapter number 13 from class 11th. Already we are discussed about alkane, alkene and alkyne. Now we are going to discuss about alkynes. So guys, पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं अपने लास्ट सेशंस का, उसके बाद हम आगे की बात रखेंगे। मैंने हाइड्रोकार्बन का जो पहला सेशन लिया था उसमें आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज एल्केन और एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी चीजें थी वो सारी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद सेकंड लेक्चर जो लिया था उसमें हमने एल्कीन्स को डिस्कस किया था। बच्चे, मैं आप लोगों को एक पर्सनली एडिशनल सजेशन दूंगी कि जब भी आप एल्केन पढ़ोगे, जब भी आप एल्कीन पढ़ोगे, तो उससे पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ना, क्योंकि जब आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका बेस बनेगा और वही बेस आपका एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस में आपकी हेल्प करेगा। सेकंड थिंग, जब भी आप रिएक्शंस को पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पहले पढ़ना, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो रिएक्शन कैसे हो रही है, उसका प्रोडक्ट कैसे बनकर आ रहा है, उसका आप लॉजिक समझ पाओगे। अदरवाइज आप रिएक्शंस को रटते रह जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको रिएक्शंस नहीं रटनी है, आपने बिल्कुल लॉजिकली अपनी चीज़ों को तैयार करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फंडा है कि पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो और फिर उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स उठाओ। क्लियर? अब सुनो, जैसे एल्केन मैंने आपको पढ़ाया, तो एल्केन में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि व्हाट इज एल्केन्स, एल्केन, एल्केन क्यों कहलाते हैं। फिर मैंने उनका जनरल फॉर्मूला बताया कि कौन से जनरल फॉर्मूले को यूज़ करके आप एल्केन्स को बना सकते हो। उसके बाद सिस्टमेटिकली मैंने आपको आईयूपीएसी नेम्स, स्ट्रक्चर, फिर प्रिपरेशंस बताए कि कौन कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि हम एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, वो तरीके, वो मैकेनिज्म को समझा जिसके थ्रू आप एल्कीन की रिएक्शंस को कर सकते हो। इसी तरीके से जब हमने एल्कीन की बात की थी, सेम सिस्टमेटिकली वे अपनाया था कि पहले आपको मैंने बताया कि एल्कीन्स होते क्या है, कि इनमें डबल बॉन्ड्स पाया जाता है ना, उनमें एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड्स होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम किस जनरल फॉर्मूले का यूज़ करके एल्कीन्स के नाम को लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर के बाद में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बताया, क्या उसकी आइसोमेरिज्म हो सकती है, उसको हमने डिस्कस किया। साथ में बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं वो मैंने बताया। तो इस तरह से हमने पूरी एल्कीन को कवर किया। अब बच्चे, एल्कीन के बाद बात आती है एल्काइंस की। किसकी बात आती है? एल्काइंस की। तो चलिए अब हम एल्काइंस को डिस्कस करते हैं। छोटा सा रिकैप मैंने सेकंड लेक्चर में आपको दे दिया था। अब थर्ड लेक्चर में हम एकदम प्रोग्रेसिवली कंप्लीट एल्काइन को कवर करेंगे। तो बच्चे, लेट्स गो विद मी। एल्काइंस, व्हाट इज एल्काइंस गाइज? देखो, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। इससे इजी बेसिक कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो एल्काइंस क्या होते हैं? लाइक एल्कीन्स, जस्ट अ मिनट, लाइक एल्कीन्स, एल्काइन आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारे जो एल्काइंस होते हैं बिल्कुल एल्कीन्स की तरह ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे पता चलते हैं? जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो एल्कीन के पास भी आपका मल्टीपल बॉन्ड है, एल्काइन के पास भी आपका मल्टीपल बॉन्ड है, तो दीज आर ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है, दे कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। ये जो आपके एल्काइंस होते हैं इनके पास कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन्हें हम एल्काइंस कहते हैं। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्टिल लेस एल्कीन्स एज कंपेयर टू एल्कीन टू एल्केन। जो इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो कम होते हैं, किससे? एज कंपेयर टू एल्कीन और एज कंपेयर टू एल्केन हमारे जो एल्काइन होते हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। गाइज, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यही तो होता है। अरे बोलो हाँ, यही होता है ना। तो देखो जरा रख के, अगर मान लो मैंने n = 1 रखा,
तो n इक्वल टू 1 रखने पर मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, CH2 है ना, सॉरी वो तो 0 हो जाएगा, एक सेकेंड रुकना, दूसरा रखते हैं, n इक्वल टू 2 से रखना चाहिए हमको, n इक्वल टू 2, तो C2H, अब देखो 2 रखा तो 4 हो गया, माइनस कर दिया 2 तो कितना हो गया 2, ठीक है। वहीं पर अगर आप CnH2n प्लस 2 में रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो अगर आपने n इक्वल टू 2 रखा तो इसका मतलब ये हो जाएगा C2H6, तो आप कंपेयर करो कि आपके हाइड्रोजन किस में कम है, एल्कीन में आपके हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू एल्कीन। इसी तरीके से आप एल्कीन का भी देख सकते हो कि हमारे सबसे कम हाइड्रोजन किस में होते हैं, एल्काइंस में होते हैं। अब बहुत सारे एल्काइंस को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा n इक्वल टू 2, जनरल फॉर्मूला इसका क्या था, जनरल फॉर्मूला था CnH2n माइनस 2, तो अगर मैंने n इक्वल टू 2 रखा था तो आया था C2H2। इसी तरीके से अगर n इक्वल टू 3 रखूँ तो क्या जाएगा C3H4, ठीक है। इसी तरीके से अब आप रख दो n इक्वल टू 4 तो C4, और ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा मतलब 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एल्काइंस के फॉर्मूले लिख सकते हो, किसके बेस पर, जर्नल फॉर्मूले के बेस पर। और आप क्या देख रहे हो कि सब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर बोले तो क्या देख रहे हो आप, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो गाइज आप देख रहे हो कि एल्काइंस जो होते हैं हमारे, उनमें नंबर ऑफ एटम सबसे कम होते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन और एल्कीन, है ना। नेक्स्ट, ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि एल्काइन के आपके कम नंबर ऑफ होते हैं, फिर उसके बाद एल्काइन के होते हैं, फिर उसके बाद एल्केन के होते हैं, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज इज इथाइन, जो हमारे एल्काइन है उसका मेंबर क्या है गाइस, इथाइन, अभी हमने बनाया था, विच इज प्रॉपरली नोन एज एसिटिलीन, जो कि आपका एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। और अगर एसिटिलीन की बात करें, एसिटिलीन कहाँ यूज होती है, एसिटिलीन जब वेल्डिंग होती है घर में, लोहे का जब काम होता है उसमें जो वेल्डिंग होती है, जो आर्क निकलती है, गाड़ियाँ निकलती हैं, वो आपकी एसिटिलीन से ही निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। किसके फॉर्मेशन में, जो आपके एसिटिलीन होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन के फॉर्मेशन में निकलता है, और यही आपकी जो आर्क्स होती हैं वो वेल्डिंग में काम आती हैं। ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एसिटिलीन विद ऑक्सीजन गैस, जब एसिटिलीन को ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स किया जाता है तो ऑक्सी एसिटिलीन बनता है, यही ऑक्सो एसिटिलीन आपके आर्क में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एल्कीन आर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपके एल्कीन्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। क्या है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, चलो देख लेते हैं। इन कॉमन सिस्टम एल्कीन्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन के ही तो डेरिवेटिव्स हमारे क्या कहलाते हैं, एल्काइंस कहलाते हैं, और ये कब होता है, कॉमन सिस्टम में। बट अगर बात करें आयुपेसिस सिस्टम में तो आप एल्केन के एन को हटा देते हो, एल्केन के एन को हटा के आइन को ऐड कर देते हो और आपके एल्काइंस बन जाते हैं। तो द आयुपेसिस सिस्टम आर नेम्ड एज derives of the corresponding alkane replacing एन by the suffix आइन। अगर आप करस्पॉन्डिंग एल्केन के एन को हटाओ और आइन ऐड कर दो तो आपका जो नाम आएगा वो किसका आएगा, एल्काइंस का आ जाएगा। अब गाइस आगे देखो, द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेट बाय द फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। जो हमारा पहला ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है वो हमें क्या दिखाता है, हमें पोजीशन बताता है ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। कॉमन आईयूपीएसी नेम मेंबर्स ऑफ सीरीज गिवन बिलो। अब मैंने आपके लिए कुछ आईयूपीएसी नेम दिए, कुछ मेंबर्स के आईयूपीएसी नेम दिए कि किस तरीके से आप आईयूपीएसी नेम को लिख सकते हो। तो गाइस चलो देखते हैं। ये
देखो ये है आपकी वैल्यू n की, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग CnH2n-2। तो अगर n इक्वल टू 2 रखा तो फॉर्मूला आया C2H2, n इक्वल टू 3 रखा तो फॉर्मूला आया C3H4, n इक्वल टू 4 रखा तो फॉर्मूला आया C4H6, और अगर n इक्वल टू 4 रखा तो आया C4H6। अब ये दो बार क्यों लिखा, क्योंकि हम आइसोमेरिज्म भी समझाएंगे। क्लियर। अब इधर देखो गाइस, ये देखो जरा, C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C3H4 यानी CH, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3। अब देखो C4H6, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इसको कंप्लीट करो तो H ट्रिपल बॉन्ड लगा दो तो ये कितना हो गया, अब यहाँ पर कितना रह गया H2 और यहाँ पर H3। या फिर इधर से नहीं करना चाहते हो तो इधर से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, दूसरा पॉइंट देखो। अब देखो 1 जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4, ठीक है। तो CH3 हमें लिख किसका रहा है, C4H6 का, ठीक है। तो CH3 3 पूरे हो गए, CH2 कितने हो गए 5, और ट्रिपल बॉन्ड और CH, देखो अब भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लो। नेक्स्ट देखो, अब मैंने दो बार क्यों लिखा, दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या हो सकता है, मतलब आइसोमेरिज्म वाला सीन बन रहा है। CH3 3 हो गए, रह गए 3, तो अगर मैं इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, CH3 हो गए पूरे 6, है ना। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, तो इसी वजह से हमने C4H6 को स्ट्रक्चर दिखाया। क्लियर। अब देखो गाइस, इसका नाम क्या हुआ, एसिटिलीन। अब देखो इसमें क्या होगा, ये है तो एसिटिलीन का ये डेरिवेटिव ना, तो मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। अब देखो यहाँ पर क्या ग्रुप आ गया, एथिल आ गया, तो इथाइल एसिटिलीन। यहाँ देखो 2 मिथाइल आ गए और यहाँ पे बीच में एसिटिलीन है, तो यानी डाई मिथाइल एसिटिलीन। तो इस तरीके से भी आप नाम लिख सकते हो। गाइस, एसिटिलीन का आईयूपैक नेम क्या होता है, इथाइलिन। मिथाइल एसीटोन का क्या होता है, अब देखो मिथाइल एसीटोन में 3 कार्बन है, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप, है ना। तो प्रोप प्लस आइन, प्रोपीन। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, है ना। तो ब्यूट प्लस आइन, तो ब्यूटाइन 1, ब्यूट 1 आइन। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ब्यूटाइन 2, ब्यूट 2 आइन। इस तरीके से आप इसकी आईयूपैक नेम लिख सकते हो। अब देखो गाइस, एक चीज और, जो हमारा इथाइन होता है और जो हमारा प्रोपाइन होता है, अब इनके आइसोमेराइजेशन की हम लोग बात कर लेते हैं कि ये अपने पॉसिबल कुछ स्ट्रक्चर रखते हैं। कितने, देखो जो हमारा इथाइन है और जो हमारा प्रोपाइन है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर रखता है, राइट। बट अगर पॉसिबल स्ट्रक्चर की बात की जाए ब्यूटाइन के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, पॉसिबल स्ट्रक्चर की बात की जाए ब्यूटाइन के लिए, तो गाइस ये दो तरीके के स्ट्रक्चर रखता है। पहला रखता है ब्यूटाइन 1 और दूसरा रखता है ब्यूटाइन 2, ब्यूटाइन 2 या फिर ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, कैसे भी बोल लो। Since two compounds differ in their structure due to the position of triple bond, क्योंकि आपकी जो स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड होता है इसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर था इसलिए ब्यूट 1 आइन आया, फिर दूसरे पोजीशन पर आ गया इसलिए ब्यूट 2 आइन आया। क्लियर। दे आर ऑल्सो नोन एज पोजीशन आइसोमर, और ये इसी वजह से क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए ध्यान रखने के लिए लिख देती हूँ पोजीशन आइसोमर, और क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड चेंज हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं ब्यूटाइन के, चलो देख लेते हैं। देखो गाइस, ब्यूटाइन है ना, पहले नंबर पे जब आपका डबल बॉन्ड आया तो ब्यूटाइन ब्यूट 1 आइन आ गया, है ना, जिसे हम अल्फा ब्यूटिलीन भी कह सकते हैं। अब देखो जब दूसरे नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आया तो ब्यूट 2 इन, जिसे हम बीटा ब्यूटिलीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या हुआ, 1 2 3, ठीक है। 2 मेथिल प्रोपीन या फिर आइसोब्यूटिलीन। क्लियर। तो ये आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, बोलो।
एथिलीन इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन। जो हमारा इथाइन होता है वो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल होता है एल्काइन का। और इसके जो स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं गाइस, C2H2 है ना, तो कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन आपस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसमें? ये आपका इन द प्लेन हो रहा है, पेपर के प्लेन पर हो रहा है ना। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए तो आप क्या देख रहे हो कि एक ये p ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना रही है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। वहीं पर दूसरी ये py ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके दूसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। क्लियर? तो ये आपका किसका हो गया? ये आपका इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, each carbon atom of ethine has 2 sp hybridized orbital। क्या होते हैं? 2 sp hybridized। ये देखो sp hybridized ऑर्बिटल्स है, ठीक है। इसके पास जहाँ पे हमने दिखा दिया यहाँ पर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग। जो आपका कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है? जब आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। 2 sp hybridized orbital of carbon atom go। अब देखो ये क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई। जब आपकी लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों चीजें एकदम अलग अलग करके समझा दी गई है। अब नेक्स्ट देखो, the remaining sp hybridized orbital of carbon atom undergoes overlapping along the internuclear axis। है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आपने ओवरलैपिंग वो अंडरगो कर रहा है विद वननेस ऑर्बिटल ऑफ ईच 2 हाइड्रोजन एटम। किसके साथ? H ऑर्बिटल के साथ, ईच हाइड्रोजन एटम के साथ, फॉर्मिंग C बॉन्ड H सिग्मा बॉन्ड। और क्या बना रहा है? C बॉन्ड H सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ईच कार्बन एटम हैज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और हर एक जो आपका कार्बन एटम है वो क्या रख रहा है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रख रहा है, which are preparing which are perpendicular to each other। जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एज द प्लेन ऑफ कार्बन बॉन्ड सिग्मा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कैसे? जैसे कि आपके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम आर पैरेलल टू 2p। अब देखो ये आपका क्या है? 2px 2py एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो वही चीज आपको बताई गई है। नेक्स्ट देखो, ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम व्हिच अंडरगो लैटरल एंड साइडवे ओवरलैपिंग टू फॉर्म 2 पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो अभी हमने देखा था कि आपको p ऑर्बिटल क्या कर रहे थे? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे। दस जो इथाइन मॉलिक्यूल है वो क्या रख रहा है? 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 C बॉन्ड H बॉन्ड, यानी C बॉन्ड। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो गाइस C डबल बॉन्ड C की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 823 किलो जूल, है ना, इज मोर देन दोज ऑफ C डबल बॉन्ड C। और ये आपके C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ से वो स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। क्यों? देखो जरा, इस चीज को लिख देते हैं आपके लिए कि जो आपका C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 823 किलो जूल मोल, ठीक है ना। अब बात करें C डबल बॉन्ड C की, ठीक है ना, दूसरे C डबल बॉन्ड C की अगर हम बात करें तो उसकी होती है 681। कितनी होती है? 681, ठीक। एक सेकेंड, हाँ 680, एक सेकेंड, 681 डबल बॉन्ड की होती है 681। सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो गाइस सिंगल बॉन्ड की कितनी जाती है? हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है 348, ठीक। तो आपको क्या पता चला? सबसे ज्यादा आपका ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। और इस चीज को हमने यहाँ पर लिखा है, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है आपकी ट्रिपल बॉन्ड की। कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्टर देन दोज ऑफ C डबल बॉन्ड C। जो कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो सबसे छोटी आपकी बॉन्ड लेंथ की बात की जाए, बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होती है इसकी, एक सेकेंड, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होती है टर्शियरी की, उसके बाद होती है सेकेंडरी की और सबसे कम होती है प्राइमरी की।
इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। जो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है अबाउट द न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। किसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये है आपका सिमेट्रिकल है। इसी वजह से जो हमारा इथाइन मॉलिक्यूल होता है वो शेप में लीनियर होता है। क्लियर? चलो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। क्या है प्रिपरेशन? देखो जरा, सबसे पहले है फॉर्मेशन विद कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ कैसे बनाओगी? इंडस्ट्रियल स्केल में गाइस अगर बात की जाए तो इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। जब आपका कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका एल्काइन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विकलाइम। जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है जब उसे क्विक लाइम के साथ प्रिपेयर किया जाता है या फिर हीट किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विक लाइम के साथ इसे हीट किया जाता है उपस्थिति में तो भी आपका एल्काइन बनता है। क्विक लाइम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन एज शोन इन रिएक्शन। देखो, जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर CaO ने कोक के साथ रिएक्शन किया तो आपका कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब हमने वाटर से करी तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में इथाइन बना। क्लियर? तो देख पा रहे हो क्या हुआ, आपका इथाइन से बना जब आपके कैल्शियम कार्बाइड ने रिएक्शन करी वाटर के साथ। अब ये कैल्शियम कार्बाइड आया कहाँ से था? जब आपके कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्शन करी थी कोक के साथ तब आपका कैल्शियम कार्बाइड आया था। अब आपके दिमाग में आएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड आया कहाँ से था? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया था तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड आया था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बाय वेसिनल डाइहैलाइड। वेसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब वेसिनल डाइहैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन तो क्या होता है? ये डीहाइड्रोजनेशन को फेस करता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका जो वन मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन हैलाइड का वो एलिमिनेट हो जाएगा जिससे कि आपका एल्किल हैलाइड बन जाएगा। और जब इसको ट्रीट करेंगे हम सोडा लाइम के साथ में तो आपका एल्काइन बनेगा। तो गाइस देखो, ये है वेसिनल डाइहैलाइड जिसकी रिएक्शन आपने पोटेशियम एल्कोहलिक पोटेशियम से या फिर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर दी तो आपका क्या आया? आपके डीहाइड्रोजनेशन हो गया। ये देखो, वाटर रिमूव हो गया। अब जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो आपका क्या आया? ये एक प्रोडक्ट आया। क्लियर? इंटरमीडिएट आ गया। अब गाइस ये जो आपकी एल्कीन आई है इसको जब आपने सोडामाइड के साथ रिएक्शन किया तो आपका क्या आया? एसिटिलीन आ गया। क्या आया? एसिटिलीन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखो गाइस, अब है प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके क्या क्या है कि जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्काइन की है वो आपके एल्कीन को ट्रेन करती है। किसको ट्रेन करती है? एल्कीन को और एल्कीन्स को ट्रेन करती है। जैसे कि पहला मेंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट थ्री मेंबर्स आपके गैसेस है। फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैस, नेक्स्ट 8 आर लिक्विड एंड हायर 1 आर सॉलिड। नेक्स्ट 8 आपके लिक्विड है और बाकी जो आपके हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आपके सॉलिड है। मतलब अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू 1 2 3 है ना। n इज इक्वल टू 1 2 3 की अगर बात करें तो गाइस ये आपके आते हैं गैसियस स्टेट में। वहीं पर अगर n इज इक्वल टू 4 है ना, 4 से लेकर आगे की 8 की बात कर ले, 4 5 6 7 8 की बात करें तो ये आपके हैं लिक्विड। और गाइस उसके बाद जो आपके हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं, हैवियर है वो कैसे हैं? वो आपके हैं सॉलिड। क्लियर? तो ये है इनका फॉर्म। अब एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी हमारे एल्काइंस होते हैं गाइस ये कलरलेस होते हैं। ठीक है? और अपनी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रखते हैं। जैसे कि इथाइन अपनी ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं गाइस। जो आपके अदर मेंबर होते हैं एल्काइंस के, इथाइन को छोड़कर बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं वो ऑर्डर लेस होते हैं।
कैसे होते हैं, वो आपके ऑर्डर लेस होते हैं। एल्काइन आर वीकली पोलर इन नेचर, और जो आपका एल्काइन होता है वो वीकली पोलर होता है नेचर में। दे आर लाइटर देन वाटर, और ये वाटर से मतलब पानी से लाइटर होता है एंड इमिसेबल होता है। कैसा होता है, आघुलनशील होता है। किसके साथ में, वाटर के साथ में। बात करें अगर एल्काइन की, तो ये वाटर के साथ तो आघुलनशील है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके साथ कंप्लीटली सॉल्युबल है। जैसे कि आपके ईथर के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, बेंजीन के साथ आपका जो एल्काइन होता है कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट है देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड देयर डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज और डेंसिटी इसकी इंक्रीज करती जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्या क्या चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और साथ में डेंसिटी। ये आपकी किस पर डिपेंड करती है, ये गाइस आपके मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। तो क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज एल्काइन की, चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज, जो हमारे एल्काइंस होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, और एसिडिक नेचर शो करते हैं इसी वजह से एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं। ध्यान रहेगा क्या कि जो हमारे एल्काइंस होते हैं ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, और जब एसिडिक नेचर शो करते हैं इसी वजह से ये एडिशन रिएक्शन देते हैं गाइस। एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी देते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है इसमें नंबर ऑफ टाइम एडिशन रिएक्शंस आती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारी एल्काइंस होते हैं ये सारे एडिशन रिएक्शंस देते हैं। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर के साथ एल्काइन ने अपना रिएक्शन दिखाया है, ठीक है। पहला तो हम इसको समझेंगे, फिर दूसरा है आपका नेक्स्ट। अब आप देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर हमारी रिएक्शन हुई है सोडियम के साथ, मेटल के साथ रिएक्शन दिखाई है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमने आपको स्ट्रेंथ दिखाई है। अब ये सब चीजें क्यों रही, बिकॉज ऑफ दिस एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहाँ कहाँ पे जा रही है, डाई हाइड्रोजन के साथ जा रही है, हेलोजन के साथ जा रही है, ठीक है, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ जा रही है, वाटर के साथ जा रही है, एंड यस गाइस पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जा रही है, लीनियर और साइक्लिक। तो ये आपके टोटल पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलो अब बिना टाइम बर्बाद किए हम इन सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट है, सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। गाइस अगर आपका कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो आपकी एसिडिक नेचर को शो कर रहा है ना, तो वो एडिशन रिएक्शन देगा। या फिर सिंपल वे में लो तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रख रहा है तो वो आपको एडिशन रिएक्शन देगा ही देगा। क्लियर बच्चे, देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, सोडियम मेटल एंड सोडामाइड आर स्ट्रॉन्ग बेस। जो हमारा सोडियम मेटल होता है, जो सोडामाइड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दे रिएक्ट विद इथाइन, और जब इन्हें ये भी इथाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम एसिटिलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम एसिटिलाइड विद द लिबरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस, और साथ में डाईहाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। This reaction has not been observed in the case of एथीन, और ये जो रिएक्शंस है हमारी जिसमें आपकी डाईहाइड्रोजन का लिबरेशन होता है, ये एथीन के केस में और एथेन के केस में अंडरगो नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिकेट करता है कि आपका जो इथाइन है वो नेचर में एसिडिक है, जबकि आपका एल्केन या फिर कहना चाहिए एल्कीन ये आपके एज कंपेयर टू कम है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू एथीन एंड एथेन। ठीक है, एसिडिक नेचर की बात करें तो आपका एल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, फिर उसके बाद एल्कीन, फिर सबसे कम आपका एल्कीन। हाइड्रोजन एटम इन इथाइन आर अटैच टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है इथाइन में वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, वेयर एज
अटैच टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, और इस वजह से ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ अटैच करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से आपका इथीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इसी वजह से जो हमारे इथाइन होता है उस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर? ड्यू टू द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा करेक्टर देखो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आपका 50% आपका चला गया एस करेक्टर, 50% चला गया आपका p करेक्टर। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, द sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम इन एथाइन मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो जब s का परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एस करेक्टर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, समझ जाना आप लोग, ठीक है ना? तो ये चीज हमने लिखी है कि एस करेक्टर ज्यादा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। These attract to the shared pair electron of C bond H bond, ये क्या करते हैं? C bond H, इथाइन के C bond H के शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के कंपेयर में बहुत तेजी से करते हैं, यानी आपकी इथीन के कंपेयर में यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, द sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम इन एथीन। क्लियर? एथीन में एथीन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एथेन, और इथाइन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एथीन। क्लियर? द इथाइन यानी हाइड्रोजन एटम कैन लिबरेट एज प्रोटॉन मोर इजिली कंपेयर टू द एथीन एंड एथेन, और इसी वजह से जो हमारे इथाइन है वो आसानी से हाइड्रोजन एटम को लिबरेट कर देता है एज कम्पेयर टू एथीन एंड एथेन। क्लियर? Hence, hydrogen atom of ethane attached to the triple bonded carbon atom are acidic in nature, और इसी वजह से जो आपके इथाइन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इथाइन का, वो किससे अटैच होता है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से, और जो कि आपका नेचर में एसिडिक होता है। क्लियर? पिक्चर जरा रिएक्शन को समझते हैं। जब आपके एसिटिलीन की रिएक्शन मेटल के साथ हो रही है तो मोनोसोडियम एथामाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? मोनोसोडियम एथामाइड, और साथ में आपकी डाई हाइड्रोजन गैस निकल रही है। गाइस, मोनोसोडियम एथामाइड सोडियम के साथ फिर से क्रिया करके डाई सोडियम एथानाइड बना रहा है, और साथ में आपकी फिर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लियर? एक बार फिर देखो, यहाँ पे आपकी मिथाइल एसिटिलीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? आयंस की, इसी के मोनोसोडियम्स के आयन के साथ या फिर सोडामाइड के साथ में हो रही है। सीधे बोलो सोडामाइड के साथ हो रही है, तो आपका क्या आ रहा है? सोडियम प्रोपेनाइड और साथ में NH3। ठीक है, क्या बन रहा है? सोडियम प्रोपेनाइड बन रहा है, और यही चीज हमने लिखी थी। देखो जरा कि आपका क्या बन रहा होता है? सोडियम एसिटिलाइड बन रहा होता है, और यस वही तो आपका बन रहा है। ठीक है, सोडियम प्रोपेनाइड बन रहा है। नेक्स्ट देखो, दिस रिएक्शन आर नॉट शोन बाय एल्कीन, और ये रिएक्शन आपकी एल्कीन और एल्केन द्वारा शो नहीं की जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैज यूज फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कीन एल्काइन और एल्केन, और यही आपका डिफरेंस क्रिएट करता है एल्केन एल्कीन और एल्काइंस में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट गाइस कह रहा है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन आर फॉलो द फॉलोइंग ट्रेन इन द एसिडिक बिहेवियर। अब आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो कहना चाहिए एसिडिक बिहेवियर है उसको हमको शो करना है। कैसे करेंगे? देखो जरा, एसिटिलीन क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है एज कंपेयर टू एथीन, और सबसे कम आपका कर रहा है एथेन। नेक्स्ट देखो गाइस, यहाँ पर देखो सेम चीज कि आपका इथाइन सबसे ज्यादा करेगा। ठीक है, अब देखो इथाइन सबसे ज्यादा, मेथिल इथाइन उससे कम। 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, जब आपका मिथाइल आ गया तो ज्यादा करना चाहिए। देखो जहां जहां आपका मिथाइल, ये आपका क्या है? मिथाइल एसिटिलीन है। ठीक है, तो मिथाइल एसिटिलीन से ज्यादा आपका कौन कर रहा है? जिसके पास एक सिंगल मिथाइल है। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, ये क्या करेगा? कम कर देगा। तो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, और सबसे कम ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एसिडिक रिएक्शंस,
एडिशन रिएक्शन। अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एल्काइन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, जो हमारे एल्काइंस है वो ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, सो दे एड अप टू मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो इसी वजह से जो डाईहाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो टू मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन, हेलोजन, हेलोजन हैलाइड ईटीसी, मतलब ये आपके बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, डाई हेलोजन के हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन, हेलोजन के साथ एडिशन रिएक्शन, हेलो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एडिशन रिएक्शन आपके एल्काइंस देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप। अब हम वो स्टेप्स देखेंगे जिसके थ्रू आपकी एडिशन प्रोडक्ट आता है या फिर एडिशन रिएक्शन होती है। तो गाइस ये है आपका इथाइन, जिसने आपके एक रिएजेंट एजेड के साथ रिएक्शन की। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है H+, क्या करेगा ये आपके 2 डिग्री कार्बोकटाइन को बनाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा है। गाइस 1 डिग्री कार्बोकटाइन से बना हुआ प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो कोशिश करेंगे कि 2nd डिग्री कार्बोकटाइन बने और आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो उससे मेजर आएगा। तो ये आपका विनाइलिक कार्बोकटाइन बना। इस विनाइलिक कार्बोकटाइन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और आपका एडिशन प्रोडक्ट आया। क्या हुआ, एडिशन प्रोडक्ट आया। नेक्स्ट देखो, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ विनाइल कार्टाइन। जो हमारी एडिशन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी कि हमारा जो बनने वाला कार्बोकटाइन है वो कितना स्टेबल है। और गाइस इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बोकटाइन स्टेबल है या नहीं है ये आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। अगर आपका 3rd डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा है इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। 2nd डिग्री कार्बोकटाइन उससे कम और 1 डिग्री कार्बोकटाइन अनस्टेबल होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। तो इसी वजह से अगर आपका 2nd डिग्री कार्बोकटाइन आ रहा है या 3 डिग्री कार्बोकटाइन आ रहा है तो समझ लो कि आप एकदम सही जा रहे हो, आपका प्रोडक्ट मेजर आने वाला है। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। जो हमारे अनसिमेट्रिकल एल्काइन होते हैं उस पे आपका जो एडिशन होता है वो कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर हमारा बनने वाला कार्बोकटाइन 2nd डिग्री कार्बोकटाइन है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट, यही तो बोलता है। तो बस वही हमको ध्यान रखना है और अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। Majority of reaction of alkyne are the example of electrophilic addition reaction। जो आपके एल्काइन वाली रिएक्शन है उसकी जो मेजॉरिटी है वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होती है। अब कैसे होती है, चलो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ रिएक्शन को समझते हैं। जैसे कि पहली रिएक्शन है हमारी एडिशन विद डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन के साथ ही अपनी कैसी रिएक्शन देती है, देखो जरा गाइस। इथाइन की रिएक्शन डाईहाइड्रोजन के साथ हुई इन द पर्टिकुलर रिएजेंट, तो आपका एडिशन प्रोडक्ट बना। अब इसका जब आपने एडिशन कराया डाईहाइड्रोजन का तो आपका क्या बना, क्या बना, एथेन बना, क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्रोपाइन की रिएक्शन हुई डाईहाइड्रोजन के साथ पर्टिकुलर रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो गाइस आपका प्रोपीन बना। अब अभी इस पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक अटैक पॉसिबल है। तो हमने फिर से क्या किया, हाइड्रोजन को डाईहाइड्रोजन को ऐड किया। जब हमने वापस से डाईहाइड्रोजन को ऐड किया तो ये बॉन्ड टूट गया और आपका प्रोपेन बन गया, यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखो गाइस, इसी तरीके से ब्रोमाइन का देखो, अगर Br2 को हम ऐड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि बनने वाला कार्बोकटाइन साइक्लिक कार्बोकटाइन होता है। कैसा होता है, साइक्लिक कार्बोकटाइन होता है। एंड गाइस आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन बनता है। अब ये जो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन बना इसका मतलब आपके पास है डबल बॉन्ड। एंड यस गाइस, डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब एक एडिशन और पॉसिबल है। तो हमने फिर से एक बार ब्रोमाइन के साथ रिएक्शन करा दी। जब आपने वापस से ब्रोमाइन के साथ रिएक्शन कराई तो गाइस आपका 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपीन। क्यों, क्योंकि आपका जो डबल बॉन्ड था वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इसी वजह से आपका क्या बन गया, एल्केन प्रोडक्ट बन गया और दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। गाइस व्हाट इज द एडिशन ऑफ हेलोजन, देखो जब आपके
एल्काइन का रिएक्शन ब्रोमाइन के साथ हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी किसी हेलोजन के साथ आपका इंटरेक्शन होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल और एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो गाइज हमेशा ध्यान रखना कि बनने वाला आपका कार्बोकेटाइन साइक्लिक कार्बोकेटाइन होगा। तो यस, हियर वी आर गिविंग cyclic carbocation, that is 1,2-dibromopropane. This will be your major product, additional product. एंड आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक बार फिर से आपका प्रोपीन बना, तो फिर से आपने ब्रोमाइन से रिएक्शन कराई एंड वी गेट फाइनली मेजर प्रोडक्ट दैट विल बी 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ सोडियम सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन इन कार्बो टेट्राक्लोराइड इज डीकलराइज। अब इसमें जो आपने एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट किया, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट किया, तो आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं डीकलरेशन कर रहे हो, इसका कलर खत्म हो रहा है। आपको ध्यान है मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे कलर कब आते हैं, जब आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि उसमें यूवी स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, राइट? तो बस जब आपने अपने मल्टीपल बॉन्ड्स को खत्म कर दिया तो ऑफ कोर्स कलर भी तो खत्म हो जाएंगे ना। इसी वजह से हमारा जो ये रेड कलर है ना, ये डीकलराइज हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट कलरलेस हो जाएगा, ठीक है? और इसी वजह से गाइस इस टेस्ट को हम लोग हमेशा अनसैचुरेशन के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कि आपका HCl है, HBr है, HI है, जब ये एल्काइन पर ऐड होता है तो हमेशा ध्यान रखना आपका जिम हैलाइड बनता है। क्या बनता है? जिम डाइहैलाइड बनता है। गाइस रिएक्शन देख लेते हैं। एसिटिलीन की रिएक्शन HBr के साथ हो रही है तो ब्रोमोइथीन बनेगा एंड यस ब्रोमोइथीन आपको एक बार सेकंड अटैक करके 1,1 डाइब्रोमोइथेन देगा। क्या देगा? 1,1 डाइब्रोमोइथेन देगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो इथाइन की रिएक्शन HBr के साथ हो रही है। ये देखो आपका क्या है, एल्काइन है और एल्काइन के मेथिल एसिटिलीन की रिएक्शन आपकी HBr के साथ हो रही है तो आपका 2 ब्रोमोप्रोपीन बना। एंड गाइस एक बार फिर से 2 ब्रोमोप्रोपीन में है डबल बॉन्ड, तो एक बार पाई बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, एक बार HBr का फिर से अटैक होगा और आपका 2,2 डाइब्रोमोप्रोपीन बनेगा। क्या बनेगा? 2,2 डाइब्रोमोप्रोपीन बनेगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। What is the addition of water? Like alkene और alkene और alkyne, alkene की तरह alkene की तरह alkyne की तरह ये सारे अपने वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं या फिर वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, बट गाइस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ही इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ वाटर की, अगर इसको एल्काइन में ऐड करें, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर को आपने एल्काइन में अगर ऐड किया और थोड़ा सा हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है वो कार्बोनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव अ लुक गाइस, इथाइन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब आपने इसको वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी हीट करना शुरू किया तो आपका क्या बना, आपका यहाँ पर एल्कोहल बना, राइट? और यही एल्कोहल आइसोमेराइजेशन से या फिर कह दो सिंगल अरेंजमेंट के थ्रू अपना ट्रांसफर करेगा हाइड्रोजन का और बना लेगा एथेनॉल, और इस तरीके से आपके कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हियर प्रोपीन की रिएक्शन आपने वाटर के साथ कराई है इज अ पर्टिकुलर रिएजेंट एट टेम्परेचर 333 केल्विन, देन व्हाट विल हैपन, एक बार फिर से आपने आइसोमेराइजेशन को प्रेफर किया और अपना प्रोप्यूफिनॉन बना लिया। क्या बना लिया? प्रोप्यूनॉन बना लिया। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? वी नो ऑलरेडी कि आपका एक ही यूनिट या फिर डिफरेंट पर्टिकुलर यूनिट नंबर ऑफ टाइम जब कंबाइन होता है या फिर नंबर ऑफ टाइम कंडेंस होता है तो एक लंबी चेन बना लेता है जिसे कि हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। गाइस 2 टाइप की आपकी इथाइन 2 टाइप के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं। पहला है आपका लीनियर पॉलीमराइजेशन, सेकंड है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो दोनों के बारे में चलो पढ़ लेते हैं। पहला है लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि आपको कुछ सुटेबल कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें आपका इथाइन मल्टीपल टाइम ऐड होगा और आपने पॉली एसिटिलीन को बनाएगा या फिर पॉली इथाइन को बनाएगा। और ये आपका कब होता है? जब आपका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाता है, यानी नंबर ऑफ यूनिट जब जुड़ते जाएंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स आपका यूनिट का जो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी उतना ही हाई होता जाएगा। इमेजिन करो कि आपके 1000 इथाइन यूनिट्स ऐड होकर आपका एक पॉलीमर बना रहा है, तो इसका मतलब आपका जो मेन प्रोडक्ट आया वो भी तो 1000 टाइम हायर हो गया एज कम्पेयर टू इथाइन। वही चीज हमने आपको यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपके रिपीटिंग यूनिट इथाइन की
हाईली कंडेंस किए जाएं तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो लीनियर पॉलीमर होगा और ये आपका पॉलीमर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड होता है। क्लियर? जैसे कि थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटिलीन कैन बी यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरीज। जो हमारी पॉलीएसिटिलीन की थिन फिल्म होती है वो आप इलेक्ट्रोड की बैटरीज में इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि गाइस हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पॉलीएसिटिलीन आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और साथ में मार्केट में सस्ते रेट में अवेलेबल भी होता है। नेक्स्ट है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या है कि गाइस जो आपका इथाइन होता है वो रेड हॉट ट्यूब पर फ्लो किया जाता है ना। रेड हॉट ट्यूब मतलब काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म रेड हॉट आयरन है जिस पर आपकी इथाइन को जब फ्लो किया जाएगा तो वो अपनी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देगा। और इस साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि आपके 3 मॉलिक्यूल बेंजीन के पॉलीमराइज होते हैं। क्लियर? और इस प्रोसेस में जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा बेंजीन से शुरू होती है या तो डाई से शुरू होती है या फिर आपके किसी लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू होती है। मतलब अगर आप चाहो कि इसे डायरेक्ट इथाइन से शुरू करा दो तो ये पॉसिबल नहीं होगी। उसके लिए हमेशा आपको मेजर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा या फिर हायर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ हायर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन सबसे पहले बेंजीन को लेते हैं। बेंजीन अवेलेबल नहीं होती है तो हम लोग डाई को लेते हैं। क्लियर? दिस इज द बेस्ट रूट ऑफ एंटरिंग फ्रॉम एलिफेटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड। और ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का। क्यों? क्योंकि रेड हॉट ट्यूब पर क्या होगा, ये कंडेंस होंगे और एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। और यस गाइस, इस रीअरेंजमेंट की वजह से आपके बेंजीन का सबसे पहले फॉर्मेशन होता है। तो गाइस ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने एल्काइंस को डिस्कस किया। एंड यस गाइस, एल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को डिस्कस किया जिसमें कि मैंने आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ऑकरेंस, आईयूपीएक नेम, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड यस गाइस स्पेशल मैकेनिज्म को डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको सभी सब्जेक्ट के बेस्ट लेक्चर्स, जिसको एंजॉय करने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, अड्डा 24/7 स्कूल को फॉलो कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।